असम जैसी जगह उन लोगों के लिए ठीक है जिनको भूत प्रेत में दिलचस्पी हो। असम को भारत का काला जादू की राजधानी का खिताब भी मिला है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले दूर दूर से लोग यहाँ काला जादू सीखने आते थे। असम में यह भी माना जाता है कि अगर किसी ने काला जादू और मंत्र शक्ति में महारत हासिल कर ली तो वो इंसान को जानवर में बदल सकता है। असम में मछरिया नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में काले जादू की कोई सीमा नहीं। यहाँ जानवरों और पंछियों की बलि दी जाती है। सबसे ज्यादा हर अमावस की रात में 12 से 2 बजे के बीच पंछियों की बलि दी जाती है। रात को तो जैसे इन मरे हुए पंछियों की बारिश होती है। बहादुर से बहादुर इंसान भी यह मंजर देखकर डर जाए। वैज्ञानिक भी कभी इन चीजों का पता नहीं लगा पाए। यह वारदात कुछ 10 साल पहले की है। मछरिया में अपने परिवार के साथ वर्षा नाम की लड़की रहती थी। वो 16 साल की स्कूल में पढ़ने वाली युवती थी, जिसके बचपन से ही आकर्षित रूप की चर्चा गांव भर में थी। गांव के कई मर्द वर्षा की सुंदरता को देख मोहित हो जाते। उसका जवान हुस्न, नीली आंखें और गोरा रंग देखकर मर्दों की बुरी नजर अक्सर उस पर रहती थी। एक दिन जब वर्षा स्कूल से घर को लौट रही थी, तब गांव के 4 आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। अक्सर वर्षा के आने जाने का समय उनको पता होता था। वो 4 आदमी वर्षा को एक छोटे से घर में ले गए और वहां 7 दिनों तक लगातार उसका रेप किया। 7 दिनों तक उन चारों ने वर्षा को बहुत नोचा और उस पर अत्याचार भी किए। 8वें दिन तड़पते हुए वर्षा ने दम तोड़ दिया। उन 4 आदमियों ने वर्षा की लाश को उसी घर में जला दिया और उस घर को बंद कर दिया। गांव में किसी को पता भी नहीं चला इस दुर्घटना का। वर्षा की लाश जलकर राख हो गई। अगले दिन वर्षा की आत्मा एक भयानक रूप लेकर अपने कातिलों से बदला लेने गांव में आकर अपने उन 4 कातिलों को मार डालती है। इतने पर भी वर्षा की आत्मा नहीं रुकती। वो गांव वालों को भी अपनी मौत का जिम्मेदार समझती थी, क्योंकि गांव में किसी ने भी उसके गुमशुदा होने पर कुछ नहीं किया। आधी रात को जैसे जोर से रोना और हंसना, बंबू की लकड़ियों का कटकर गिरना, पायल की आवाज और घरों की छतों पर पत्थर फेंकना, यह सब वर्षा की आत्मा का आतंक था। गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उसी घर में जहां वर्षा की मौत हुई थी, वहां जाकर मंत्र तंत्र फूके और वर्षा की आत्मा को वश में किया। तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित की उस घर की एक दीवार पर ठोक दी, जिससे वर्षा की आत्मा उस घर में कैद हो गई। तांत्रिक ने गांव में सबको इस शापित घर से दूर रहने की चेतावनी दी। काफी सालों तक वर्षा के आतंक से गांव मुक्त रहा। फिर एक दिन 2 सैनिक अजय और बंटी अपनी आर्मी की ट्रेनिंग खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में मछरिया गांव से गुजरते हुए उनकी जीप अचानक उसी शापित घर के बाहर बदकिस्मती से बंद पड़ जाती है। अजय ने बंटी से कहा, रात बहुत हो चुकी है और दूर दूर तक कोई गांव वाला नहीं दिखाई दे रहा। बंटी ने जवाब दिया, हाँ यार अजय, इतनी रात को कौन हमारी मदद करने आएगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लेकर उनके सामने से गुजर रहा था। वो अपनी ही धुन में चला जा रहा था। बंटी ने उस बूढ़े आदमी को रोका और कहा, अरे चाचा, यहाँ कोई कार मैकेनिक मिलेगा। बूढ़े की नजर उस घर पर पड़ती है और डरते हुए बोला, यहां से जाओ जल्दी, इस घर के सामने मत खड़े रहो। यह कहकर बूढ़ा तेजी से चलने लगा। अजय और बंटी यह देख हैरान हुए। किशन ने कहा, अरे इनको क्या हो गया, मैकेनिक का तो बताया नहीं और ऐसे ही चले गए। अजय की नजर उस शापित घर पर पड़ती है
और बोला, चल यार बंटी, आज की रात इसी घर में गुजारते हैं और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। बंटी मान जाता है और दोनों उस शापित घर में चले जाते हैं। वो दोनों सेना के सिपाही थे, तो ऐसी बंद जगहों से कहां डरने वाले थे। जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें ऐसी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मोबाइल नेटवर्क ना चलने से वो दोनों अपने घर वालों को खबर नहीं दे सके। अजय अपना सामान का बैग गलती से उसी कील पर टांग देता है जो तांत्रिक ने सालों पहले घर के अंदर ठोकी थी। बैग का वजन भारी था तो कील और अजय का बैग जमीन पे गिर जाते हैं। अजय इसको नजरअंदाज कर कील को एक तरफ फेंकता है और अपना भारी बैग एक जगह रख देता है। दोनों सो गए और 1 घंटे बाद एक लड़की की जोर से रोने की आवाजें आने लगी। बंटी की नींद खुली और उसने देखा कि एक लड़की बहुत डरावने भूतिया रूप में उसके सामने खड़ी थी। अजय की गलती से वर्षा की आत्मा आजाद हो गई और अब वो बंटी के सामने खड़ी थी। वर्षा ने गुस्से से बोला, चले जाओ वरना तुम भी मरोगे। बंटी एक आर्मी सैनिक होने के नाते नहीं डरा। वर्षा की आत्मा ने सोते हुए अजय को हवा में ऊपर उठा लिया और कहा, तेरे दोस्त को मार डालूंगी, चले जाओ तुम दोनों। वर्षा ने अजय को नीचे जमीन पर पटक दिया और अजय की नींद खुली। अजय को सर पर चोट लग गई और उसने भी वर्षा की आत्मा को देखा और बोला, बंटी चल यहां से भाग चलें। वो बूढ़ा आदमी भी इस घर की तरफ इशारा कर चले जाने को बोल रहा था, पर हमने ही उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बंटी और अजय अपना सामान लिए उस शापित घर को छोड़कर भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा और वहां एक शिव मंदिर था। बंटी ने कहा, अजय आज रात इस मंदिर के बाहर गुजार लेते हैं, यही एक सुरक्षित जगह है। अजय बंटी की बात मान गया और दोनों वही मंदिर के बाहर आसरा लेते हैं। कुछ देर बाद एक सिद्ध साधु वहां से गुजरे और उनकी नजर बंटी और अजय पर पड़ी। साधु ने उन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, यह एक सुरक्षित जगह है, उस लड़की की आत्मा से तुम्हारी रक्षा होगी। बंटी और अजय आश्चर्यचकित होकर खड़े हुए और बंटी ने कहा, साधु महाराज आपको कैसे पता हमारी हालत के बारे में? साधु ने हंसकर जवाब दिया, इस गांव के हर कोने से मैं वाकिफ हूं। तुम दोनों की यह दुर्दशा की और क्या वजह हो सकती है? बंटी और अजय अनजान थे कि कुछ दिन पहले ही एक सिद्ध साधु मछरिया के शिव मंदिर में आए। काले जादू से पीड़ित लोगों की मदद और अपनी सिद्धियों से वो अतृप्त आत्मा को मुक्ति दिलाते थे। इसलिए उन दोनों की हालत साधु देखते ही पहचान गए। बंटी और अजय ने अपने साथ हुई भूतिया घटना के बारे में साधु को सब बताया। साधु ने सब सुनकर कहा, तुम दोनों इस मछरिया के भूतिया किस्सों से अनजान हो, तुम्हारा भूत प्रेतों से कभी सामना नहीं हुआ, इसलिए उस घर में चले गए। तुम दोनों अभी मेरे साथ उस घर में चलो, क्योंकि ऐसी आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अजय, बंटी और साधु उस घर में जाते हैं। घर के अंदर जाते ही साधु की नजर जमीन पे गिरे उस कील पर गई। उस कील को हाथ में लेकर साधु ने अपने दिव्य दृष्टि से कील और उस आत्मा का रहस्य पता लगाया। अजय ने कहा, अरे यह तो वही कील है जिस पर मैंने अपना भारी बैग टांगा था और वजन के कारण ही कील और बैग जमीन पर गिर गए। साधु ने कहा, kenapa tak tidur lagi ha? यही तो गलत हुआ और वो आत्मा आजाद हो गई। इस कील ने उसे इस घर में बांध रखा था। यह एक शापित घर है और इस शापित घर में कैद आत्मा का नाम है वर्षा। साधु ने उस शापित घर और वर्षा की दर्दनाक कहानी बंटी और अजय को सुनाई।
बंटी और अजय सुनकर बहुत दुखी हुए। बंटी ने साधु से पूछा, तो अब क्या किया जाए साधु महाराज? साधु ने जवाब दिया, एक उपाय है। अजय ने कहा, आप जो कहो साधु महाराज। अब तो हम भी उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। साधु ने कहा, जब किसी इंसान के मरने के बाद अगर उसके अंतिम विधि या श्राद्ध के पूरे नियम ना किए हों तो उसकी आत्मा भटकती है, और यह तो नाबालिग लड़की की आत्मा है। इससे पहले कि वर्षा आतंक मचाए, उसके शरीर की राख और हाड़ियां इसी घर में है, उसे ढूंढो और इस खाली कलश में डाल दो, और यह गंगा जल भी उसकी राख पर छिटक कर बंद कर देना। साधु ने खाली कलश बंटी को दिया और गंगा जल वाला कलश अजय को। बंटी और अजय अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट चालू कर वर्षा की राख ढूंढने लगे, और दूसरी तरफ वर्षा की आत्मा गांव में फिर से तबाही शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उन दोनों को एक कोने में वर्षा की राख और हड्डियां मिली। बंटी ने वर्षा की रख को खाली कलश में डाल दिया और अजय ने उस पर गंगाजल छिड़क दिया। इस काम को करते करते पूरी रात निकल गई और दिन भी चढ़ गया। दोनों उस कलश को साधु के पास ले गए। साधु ने कहा, अब हमें इन अस्थियों को जल में विसर्जित करना होगा, तभी वर्षा की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। साधु बंटी और अजय गांव के शिव मंदिर में वर्षा की आत्मा शांति के लिए हवन करते हैं। फिर मंदिर के पीछे की नदी में वर्षा की अस्थि विसर्जन कर देते हैं। वर्षा की आत्मा उस वक्त अपने इंसानी रूप में आकर बंटी और अजय से कहती है, भाइया आप दोनों का बहुत धन्यवाद। दुनिया में मेरी जैसी बहुत आत्माएं हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता और सालों तक भटकती हैं। यह कहकर वर्षा की आत्मा गायब हो जाती है। इस प्रकार वर्षा की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।